नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद एक बार फिर से वापस हम रूबरू हो रहे हैं। इससे पहली जो कक्षा थी हमारी, वो हमारी व्यंजन संधि चल रही थी। उसमें व्यंजन संधि में हमने उसमें पढ़ा था लोप संधि, आगम संधि, और उसके बाद में हमने विशेष रूप से जो संधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी अहन की संधि। अहन सबके सामने है। जब हमने पढ़ा था कि अहन शब्द के साथ में यदि रे जुड़ता है तो ये जो अहन है वो किस में तब्दील हो जाता है? अहो में तब्दील हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। और दूसरा रूप ये पढ़ा था हमने कि यदि अहन शब्द के साथ में रे के अलावा कोई भी दूसरा वर्ण आएगा तो ये जो रे है वो, ये जो अहन है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा अहर में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? अहर में। यानी कि ये अहन शब्द की विशेष संधि थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, जिसका हमने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था, हमारी पिछली कक्षा में किया था। उसमें हमने ये जाना था कि यदि अहन के साथ में रे मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? अहन बन जाएगा अहो। जैसे कि इसका एक उदाहरण, अहन प्लस सरात्रि तो क्या बनाता? अहोरात्रि। क्या बनाता दोस्तों? अहन प्लस रात्रि तो क्या बनाता? अहोरात्रि। अहोरात्रि। तो उसी प्रकार से हमने इसी का भी पढ़ा था कि अहन के साथ में यदि रे के अलावा कोई दूसरा आता है तो ये अहन जो है वो अहर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसका पढ़ा था अहन प्लस अहर तो वो अहरे हो जाता है। क्या हो जाता है? अहरे। यानी कि ये जो दिन प्लस दिन होता है तो वो हमने पढ़ा था, इसका विशेष अध्ययन किया था। आगे जो है वो आज हम व्यंजन संधि के अंत की ओर चल रहे हैं, समाप्ति की ओर चल रहे हैं। आखिरी जो कुछ व्यंजन संधि के विशेष नियम जो बचे हैं उनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम, विशेष बिंदु है हमारा वो है स का तालवीकरण, श का तालवीकरण व मूर्धन्यीकरण। मूर्धन्यीकरण ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ये जो श है इसका तालव्य रूप भी बनता है और इसका मूर्धन्य रूप भी बनता है। विशेष रूप से इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको ये जो हमारा उपसर्ग है निश और दुश, उनको स्वीकार करना है। यदि आप निश और दुश को नहीं मानते हो, नी या दु को मानते हो, तो फिर ये संधि आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की किताब आप देख सकते हो, उसमें भी निश और दुश दिया गया है। तो उसी के आधार पर हम इस संधि को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि निश के साथ में यदि मैं जोड़ू स्वार्थ, क्या जोड़ दिया दोस्तों? स्वार्थ। तो ये जो निस्वार्थ बनेगा ये ऐसे बनेगा निश स्वार्थ। अब ये कंठीय उच्चारण होने के कारण से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। विसर्ग आपको पता हो तो कंठीय उच्चारण है तो निस्वार्थ भी लिख सकते हैं। ये लिखने की प्रक्रिया के कारण से विसर्ग बना है, नि उपसर्ग नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे तो ये क्या है? संयोग। क्या है दोस्तों? संयोग है। जैसे कि दुष्ट के साथ में जोड़ दूं मैं साहस, क्या जोड़ दिया दोस्तों? दुष्ट के साथ में साहस जोड़ दिया तो यहाँ पे संधि नहीं हो रही है, यहाँ पे संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? संयोग हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दुस्साहस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका है, क्योंकि ये भी ध्वनि कहीं ना कहीं कंठ से आती है और ये भी ध्वनि कंठ से आती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तरीका है। तो इसमें उपसर्ग जो है हमारा वो निश और दुश ही है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया संयोग। क्या बताया मित्रों? संयोग बताया है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे? हमारे संधि की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो लेंगे हम
वो लेंगे से का तालव्यकरण लेते हैं, उसमें मैं लूंगा आपके दुस और निश। अब देखिए दुस और निश, इनके साथ में यदि च, छ या श, ये स तालव्य है, आपको पता होगा कौन सा स है, ये जो ध्वनियां हैं वो तालव्य ध्वनियां हैं। तो ये यदि मिलेगी तो ये स किस में बदल जाएगा, ये स जो है, ये स जो है ये किस में बदल जाएगा, इस से में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, इस से में बदल जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने लिखा निश प्लस च, क्या लिखा दोस्तों, निश प्लस च, क्या बनेगा देखिएगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। ये जो श है वो किस में बदलेगा, श तालव्य में बदल जाएगा। ये मूर्धन्य है हमारे संस्कृत का, तालव्य में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने जो ध्वनि है वो तालव्य ध्वनि है। ध्यान क्या रखना है कि यदि इस श के साथ में च, छ, श ये ध्वनि आती है तो ये श जो है वो क्या बन जाएगा, तालव्य श बन जाएगा। कैसे बना देखिए, निश प्लस च, तो इसका क्या बना देंगे हम, निश्चय। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा निश प्लस छल, तो ये भी क्या होगा, ये भी देखिए छ भी तालव्य है तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसका एक उदाहरण और भी ले सकते हैं हम, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं कि निश प्लस शेष, क्या लिख दिया दोस्तों, निश प्लस शेष, तो इसका हमारे क्या बन जाएगा, निशेष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निशेष। यहाँ पे एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यदि ये डबल सस्य आता है, इसको तो आप विसर्ग में लिख सकते हो, लेकिन ये यदि तालव्य वाला डबल सस्य आता है तो इसको आप विसर्ग में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो तालव्य से है, कंठ के आसपास कहीं नहीं है, इस कारण से ये विसर्ग के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखते हो तो वो अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, इसको अगर आप लिखते हो तो ये शुद्ध माना जा सकता है, ये दोनों सही होगा। तो इस उदाहरण को देखिए आप। इसके बाद में दूसरा लेते हैं हम, एक बार आप इसका हल्का सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फोन में कैद करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला जो उदाहरण लेंगे हम, वो लेने वाले हम दुष् का। किसका लेने वाले दोस्तों, दुष् प्लस चरित्र। देखिए क्या है, स आ गया, स के साथ में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तालव्य ध्वनि है, तो ये स किस में बदल जाएगा, तालव्य में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा शास्त्रों, दुष् प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। एक और लेता हूं मैं, यदि दुष् के साथ में श आ गया, दुष् प्लस शासक, तो क्या हो जाएगा, दो। अब ये से किस में बदलेगा, इस तालव्य के कारण से ये से भी तालव्य हो जाएगा। हम पढ़ ही रही है, संधि का नाम भी यही दिया हमने, से का तालव्यकरण। तो क्या हो जाएगा, ये दुष्शासन। क्या हो जाएगा दोस्तों, दुष्शासन। तो ये कुछ पहला नियम था हमारा, जो था से का तालव्यकरण। अब जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मूर्धन्यकरण। किसका पढ़ेंगे, श का। तो उसमें भी वही है हमारे दुष् और निश, इनको ही लेना चाहूंगा मैं आपके सामने। अब इनके साथ में क्या होगा, ध्वनियां कौन सी मिलनी है वो ध्यान रखनी है हमें। यदि दुष् के साथ में च, छ, श ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तालव्यकरण। और यदि
इसी के साथ में मैं लिख दूं अगर कि दोनों के साथ में लिख सकते हो आप क, प या फ, ये अगर ध्वनियां जुड़ती है इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, ये जो श है वो मूर्धन्य में तब्दील हो जाएगा। किसमें हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण लेता हूं मैं कुछ आपके सामने दुष् और निष् के। जैसे कि मैंने लिया दुष् प्लस कर्म, दुष् प्लस परिणाम और दुष् प्लस फल। ध्यान क्या रखना है कि श के साथ में यदि च छ स आता है तो स तालव्य बन जाएगा, और यदि श के साथ में क प फ आता है तो ये क्या बन जाएगा, मूर्धन्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य। तो इस श का मूर्धन्यकरण करना है तो देखिए दुष्कर्म में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, दुष्कर्म। अब इसका देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा आपके दुष्परिणाम। क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। इसका क्या करेंगे उसी प्रकार से दुष्फल। क्या हो जाएगा दोस्तों, दुष्फल। अब अगर यहां पर मैं लेना चाहूं निष् के साथ में, जैसे कि मैंने लिखा निष् के साथ में कर्ष, तो क्या बन जाएगा देखिए, ये नहीं क्या क्या आगे से ये से भी क्या हो जाएगा, ये हो गया मूर्धन्य। क्या बन जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा निष्कर्ष। अब मैंने यहां पे लिख दिया निष् प्लस फल। क्या लिख दिया दोस्तों, निष् प्लस फल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल। तो ये जो था हमारा श का तालव्यकरण और मूर्धन्यकरण का। ध्यान क्या रखना है, श के साथ में यदि च छ स आता है तो श का तालव्य हो जाएगा, और यदि श के साथ में क प फ आता है तो इसका मूर्धन्य हो जाएगा। एक दृश्य आप इसका कैच कर सकते हैं अपने फोन में, फिर हम आगे बात करते हैं। आज की जो आखिरी संधि है हमारी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दो विशेष अवयव की संधि है हमारे सामने। आपने पढ़े होंगे अंतर और पुनर की संधि। किसकी संधि है दोस्तों, अंतर और पुनर की संधि। उन्हीं तथ्यों को हम हमारे सामने रखेंगे, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जो व्याकरण की दृष्टि में भी ऑथेंटिक हो, शुद्ध हो, परिष्कृत हो। अपवाद की जो चीजें हैं वो भी हम लेंगे, उसका हमारा अगला रूप होगा। इसमें देखिए आप एक विशेष रूप से ध्यान रखना आपको कि यदि अंतर और पुनर, यदि अंतर और पुनर इन दोनों शब्दों के साथ में यदि अघोष वर्ण कोई भी जुड़ता है, क्या जुड़ता है दोस्तों, अघोष वर्ण। जैसे कि मैंने जोड़ दिया यहाँ पे क या प। क्या जोड़ दिया दोस्तों, क या प। तो ये जो र है वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, विसर्ग में बदल जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान का रखना है कि यदि अंतर और पुनर के साथ में क या प मिलता है, यानी कि अघोष वर्ण कोई भी जुड़ता है, तो इस अघोष के कारण से यह र जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, विसर्ग में बदल जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने लिखा
अंतर प्लस कथा, क्या लिख दिया, अंतर प्लस कथा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अंत्य कथा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत्य कथा। जैसे कि मैंने ले लिया अंत्यपूर्व, क्या लिया दोस्तों, अंतर प्लस पूर्व, तो क्या बन जाएगा, अंत्यपूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अंत्यपूर्व। ये होगा क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ध्वनियां हैं वो हमारे सामने है अघोष, क्या है, अघोष, और इस अघोष के कारण से ही ये जो है विसर्ग में बदल जाता है। जैसे कि ये पुनर है, तो इसका मान लो मैंने लिख दिया पुनर्प्राप्ति, तो इसका क्या हो जाएगा, पुनर्प्राप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्प्राप्ति। तो ये पहला नियम था कि यदि अंतर और पुनर के साथ में क्या आएगा, कोई भी अघोष वर्ण आता है, तो ये जो र है वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये अंत्य और पुनः नहीं, ये जो अव्यय है हमारे संस्कृत से हमें मिले हैं हिंदी में, वो अंतर और पुनर है, अंत्य और पुनः नहीं है। तो इसका आप विशेष रूप से ख्याल रखें। जो हमारी संधि होगी वो भी यही होगी, और इसके साथ में आगे भी प्रक्रिया करनी है। जैसे कि मान लो हम आगे पढ़ेंगे अवयवों में, तो भी हमारे यही काम आएगा। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब देखिए दूसरा नियम पढ़ते हैं कि यदि अंतर और पुनर के साथ में क्या जुड़ जाएगा, च, छ या श, ये यदि जुड़ जाता है तो ये रे किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये बदल जाएगा श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इस श में बदल जाएगा। और यदि अंतर और पुनर, अंतर और पुनर के साथ में यदि ष-दंत्य जुड़ता है, ष-दंत्य जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो र है वो किस में तब्दील हो जाएगा, वो इस दंत्य श में तब्दील हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि यदि च, छ, श ये इसके साथ में मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तालव्य स। और यदि अंतर और पुनर के साथ में स-दंत्य मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दंत्य हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने लिखा यहां पे अंतर प्लस चेतना, क्या लिखा दोस्तों, अंतर प्लस चेतना। तो अब इसका क्या होगा, देखिए ये आ गया च आपका, तो इस च के कारण से ये रे किस में बदल जाएगा, तालव्य में बदल जाएगा, तो ये होगा अंतश्चेतन। क्या बन जाएगा, अंतश्चेतन। उसी प्रकार से यदि मैं पुनर के रूप में एक पद जोड़ूं तो देखिए पुनर प्लस चर्वण, पुनर प्लस चर्वण, तो देखिए यहां पे भी क्या आ गया, च आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुनश्चर्वण। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनश्चर्वण। चर्वण का मतलब होता है चबाना। क्या होता है मित्रों, चबाना होता है, और इसी चबाने से पुनः चबाना, पुनश्चर्वण यानी पुनः चबाना। अब देखिए इसका एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने, अंतर के साथ में, अंतर के साथ में जोड़ दिया मैंने सलीला। सलीला आपको पता ही है नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं, नदी को। तो इस से के कारण से ये से भी किस में बदल जाएगा, रे भी से में बदल जाएगा, और ये हमारा शब्द बन जाएगा अंतश सलीला। क्या बन जाएगा दोस्तों, अंतश सलीला। अंदर अंदर, तो अंतर सलीला यानी जो अंदर बहती हो वो नदी। क्या होगा दोस्तों, जो अंदर बहती हो वो नदी। आखिरी शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा पुनर के साथ में, यदि ये शब्द है हमारे सामने पुनर, और इसके साथ में यदि स आता है, पुनर्सृजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनर्सृजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनर्सृजन। अब इसको देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि ये डबल सस्य आता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, विसर्ग के रूप में भी
लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुनः सल। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यंजन संधि थी। उसके बाद जितने भी हमने व्यंजन संधि के नियम थे वो सारे के सारे पढ़े हैं, उनके ऊपर विस्तार से बातचीत की है। फिर भी अगर आपको व्यंजन संधि में कोई भी समस्या लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना प्रश्न बता सकते हैं, मैं यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ नियमों का दोहरान हम कर लें, उसके बाद में आगे की जो हमारी विसर्ग संधि होगी वो हम अगले दौर में बात करेंगे। व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे पास अपना प्रश्न भेज सकते हैं, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने कौन कौन से नियम व्यंजन संधि के अंदर पढ़े हैं। जैसे कि पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था घोष संधिवान। कौन सा पढ़ा था दोस्तों? घोष संधिवान। इसमें हमने पढ़ा था कि यदि अघोष के साथ में कोई भी घोष मिलेगा तो ये अघोष भी किस में बदल जाएगा? घोष में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? घोष में। जैसे कि इसका उदाहरण भी था हमारे सामने, वाक प्लस ईश। अब देखिए अघोष था और ये घोष था, तो इस घोष को देख करके ये अघोष भी अपने घोष में बदल गया और इसीलिए शब्द बन गया वागीश। क्या बन गया दोस्तों? वागीश। इसके बाद में दूसरा जो नियम था हमारा वो था अघोष संधि नियम। बारी बारी हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक हल्का सा दोहरान हमारा हो जाए ताकि। अघोष में हमने क्या पढ़ा था कि यदि घोष के साथ में कोई भी अघोष मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये घोष भी किस में बदल जाएगा? अपने अघोष में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? अपने अघोष में। जैसे कि शब्द लिया मैंने आपद प्लस काल, तो ये देखिए क्या बनता है हमारा शब्द बन जाता है आपत्काल। क्या बन जाता है? आपत्काल। तीसरा नियम अगर मैं बात करूं तो हमने अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम लिया था। कौन सा लिया था दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन संधि। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यदि म के साथ में कोई भी वर्ण जुड़े, म के अलावा, म के साथ में म के अलावा कोई भी वर्ण, तो क्या होगा? क च ट त प, इन पांचों वर्गों में से मैं के साथ में कोई भी जुड़ेगा तो मैं किस में बदल जाएगा? सामने वाले के पंचम वर्ण में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? सामने जो वर्ण होगा उसके पंचम वर्ण। किस में बदल जाएगा? उसके पंचम वर्ण में। और यदि मैं के साथ में य र ल व श श ह, ये जो 8 वर्ण आएंगे तो ये मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? अनुस्वार में। जैसे कि देखिए इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि शब्द है शम प्लस यम। क्या है दोस्तों? सम प्लस यम। तो इसका क्या बन जाएगा आपके सामने? ये ये मैं बन जाएगा अनुस्वार और ये हो जाएगा यम, बन जाएगा संयम। क्या बनेगा दोस्तों? संयम। और ये यदि इस मैं के साथ में इन पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ण आता है, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे सम प्लस च। क्या लिया दोस्तों? सम प्लस च। तो ये सम प्लस च जो है वो क्या बनेगा आपके सामने? वो बनेगा संचय। क्या बनेगा दोस्तों? संचय। अब हमारे देवनागरी लिपि में इसको लिखने का जो नया तरीका मिला है वो विसर्ग के रूप में, अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको संचय भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा। अब देखिए ये था उत्तर और पूर्व की जो दोनों की संध्या थी अनुनासिक के रूप में, वो हमने पढ़ी थी। चौथा जो नियम था हमारा वो कौन सा था दोस्तों? चौथा जो नियम था हमारा वो था आपके सामने तय या दय की संधि। क्या था दोस्तों? तय या दय की संधि। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि च, छ, ज,
ड, ल, ह, श। इनमें से त या दे के साथ में इनमें से कोई भी वर्ण जुड़ता है तो च के जुड़ने से क्या होता है, त या दे किसमें बदल जाते हैं, ये ऐसा हो जाता। इसके साथ में भी क्या होता है, यही होता। ज जुड़ने से ज बन जाता, ड जुड़ने से ड बन जाता, ल जुड़ने से ल जुड़ जाता, जैसे कि विद्युत प्लस लेखा विद्युत लेखा। और है का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब जुड़ेगा त या दे के साथ में, किसके साथ में जुड़ेगा, त या दे के साथ में, तो त या द तो बन जाएंगे द और है बन जाएगा द। जैसे कि पद प्लस हति पद्धति, उद प्लस हार उद्धार। अब स के साथ में भी यही नियम था कि यदि त या द के साथ में श जुड़ेगा तो ये त या द तो बन जाएगा आपका च, और ये स आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा छ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, छ बन जाएगा। तो जैसे कि उत्प्लस शांति तो उच्छांति, उसी प्रकार से हमारा चौथा नियम था। अगले की मैं अगर बात करूं आपके सामने पांचवे के बारे में, तो पांचवा था आपका, पांचवा हमने पढ़ा था आगम का। कौन सा पढ़ा दोस्तों, आगम का, कि आगम किस प्रकार से होता है वर्णों के बीच में। तो हमने पढ़ा था कि यदि अ के साथ में अस्वर के साथ में छ जुड़ता है, क्या जुड़ता है दोस्तों, छ जुड़ता है, तो इनके बीच में किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। किसका हो जाता है, च का आगम हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये था आगम का नियम। इसके अलावा हमने और पढ़ा था कि यदि सम उपसर्ग के साथ में कृ धातु से मिलने वाला कोई भी जुड़ता है, जैसे कि सम प्लस कृति, सम प्लस कार, तो इसके बीच में किसका आगम होता है, इस श का आगम हो जाता है। और यदि परिउपसर्ग के साथ में कोई भी कृ धातु से बनने वाले शब्द का योग होता है तो यहाँ पे किसका आगम हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है। जैसे कि परिश प्लस परि प्लस कृति, तो क्या बन जाता, परिष्कृति, परि प्लस कार परिष्कार, है ना। तो ये था हमारा आगम नियम, जिसमें च का आगम हमने पढ़ा था और श का आगम हमने पढ़ा था। छठा जो नियम था आपका वो था लोप। क्या था दोस्तों, लोप संधि थी। लोप संधि में हमने पढ़ा था न का लोप, किसका लोप, न का लोप। न के लोप में आपने देखा होगा जैसे कि राजन प्लस ऋषि, तो क्या बन जाता है, राजस्य बन जाता है, ये ल का लोप हो जाता है। जैसे कि पक्षिण प्लस राज, पक्षिण प्लस राज, तो क्या बन जाता है, पक्षी राज बन जाता है। उसी प्रकार से न के बाद में श का लोप भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, श का लोप। श का लोप में हमने क्या पढ़ा था, उद प्लस स्थान, तो क्या होता है, इस श का लोप हो जाता है, द क्या हो जाता है, त में बदल जाता है और ये बन जाता है उत्थान। उसी प्रकार से ये था, देखिए आपके सामने मनस प्लस ईश, तो इसमें भी श का लोप हो जाता है और क्या बनता है, मनीष बनता है। तो ये कुछ जो नियम थे हमारे सामने विशेष प्रकार के व्यंजन संधि के, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद में भी इसके अलावा हमने पढ़ा था जैसे कि श का तालव्यकरण पढ़ा था, श का मूर्धन्यकरण पढ़ा था, अंतर और पुनर की संधि पढ़ी थी, अहम की संधि पढ़ी थी। तो ये जो हमारे सामने कुछ नियम थे व्यंजन संधि के, विस्तार से हमने चर्चा की है। फिर भी अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता हो कि और कोई संशय है तो आप मुझे विशेष रूप से जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपका यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।